अस्सलाम वालेकुम सामीन, हाज़िर खिदमत है फ़र्ज़ इश्तियाक के नावल दिल से निकले हैं जो लफ्ज़ की अगली किस्त। निकल रहा हूँ तुम्हारी ज़िंदगी से, अब कभी तुमसे नहीं मिलूँगा, अब कभी तुम्हारे शहर में नहीं आऊँगा। हो जाओ अब खुश कि तुम्हारी ज़िंदगी में अब तुम्हें सब नज़र आएंगे, मगर उमर हसन नज़र नहीं आएगा। वो अपना शहर छोड़ रहा था, अपने लोगों को छोड़ रहा था। इस शहर से उसके ख्वाब जुड़े थे, उसकी यादें जुड़ी थी, उसकी मोहब्बतें जुड़ी थी। वो इन सब को छोड़ कर तन्हाइयों के तपते रेगिस्तान में उम्र भर झुलसते रहने के लिए कदम रख रहा था। उमर हसन नाम के एक बेसहारा इंसान की उजड़ी वीरान ज़िंदगी इसी शहर में शुरू हुई थी और फिर इसी शहर में दोबारा उजड़ भी गई थी। एक उजड़ी ज़िंदगी को बड़े प्यार से एक लड़की ने खुद संवारा और खुद ही दोबारा उजाड़ भी दिया। उसने कितने लोगों के साथ जुल्म किया। उसके अपने जिनका वो सहारा बनना चाहता था, उसे उनसे जुदा कर दिया। उसने एक माँ बाप से, उनके बुढ़ापे का सहारा, उनका बाजू, उनका जवान बेटा जिस पर उन्हें बड़ा मान था, जिससे बड़ी उम्मीदें थी, छीन लिया। उसने एक मर जाने वाले दादा की रूह को बेचैन और बेकरार कर दिया, जिसके भरोसे वो अपनी जान से अजीज़ पोती को छोड़ कर गए थे कि वो उसे बीच रास्ते में छोड़कर फरार नहीं होगा। उसके एतबार का खून कर गया। वदिया कमाल इतनी खुर्दगर्ज कैसे होगी? उसे इतने सारे प्यारों को दुख देते हुए एक लम्हे के लिए भी उसका दिल नहीं कांपा। अपनी अना उसे इतनी अजीज़ थी, इतनी ज़्यादा अजीज़, अपनी ज़िंदगी से जुड़े हर अजीज़ तरीन रिश्ते से भी बढ़कर अजीज़। अना की दीवार से इस पार से कोई रिश्ता नज़र ही नहीं आया। वो उसे भूल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता वो उसे बिल्कुल भूल जाएगा। खुद को बड़ी शिद्दत से वो यकीन दिला रहा था, मगर खुद से ये झूठ वो चंद माह भी ना निभा सका। सिर्फ चंद माह। वो अपने आप को सिर्फ इस फरेब में मुब्तला किए हुए था, लेकिन उसे भुलाने की हर कोशिश नाकाम हो गई थी। यहाँ तक कि खुद से झूठ बोलने वाला अपने झूठ को खुद से भी नहीं कह पाता था। उमर, तुम्हें कहानी आती है? वो अपने बिस्तर पर लेटा था। इस आवाज़ को सुनते ही वो एकदम उठकर बैठ गया। सामने एक 8 साल की बच्ची बालों की 2 पोनियां बनाए बड़ी आस और उम्मीद से उसे देख रही थी। बताओ ना उमर, तुम्हें कोई कहानी आती है? किसी भी कीमत पर उसे कहानी सुनना चाहती थी। उसने चिल्लाने की कोशिश की, क्यों सुनाऊं मैं? जाओ, मैं नहीं सुना था, जाओ यहाँ से। मगर वो चिल्ला नहीं पाया। वो आहिस्ता से बोला, कौन सी कहानी? कोई सी भी कहानी जो तुम्हें आती हो, मुझे सुनाओ। वो बिस्तर से उठकर बैठ गया। उसने कमरे की लाइट जला ली। उमर, किसी किताब को पढ़ने में इतना मज़ा नहीं आता जितना तुम्हारी कहानी सुनने में। मेरी समझ में नहीं आता तुम इन्हें सोचते कैसे हो। दिया, उसके होंठों से एक आह की सूरत में नाम निकला। तुम लिखना छोड़ रहे हो? अब उस शरारती बच्ची की जगह आंखों में रंज और दुख ली एक लड़की खड़ी थी। हाँ, लिखना छोड़ रहा हूँ तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे लिखने के काबिल नहीं छोड़ा। तुम लिखना मत छोड़ना उमर, किसी और के लिए ना सही, मेरे लिए लिखो। दिया, वो इस बहम इसरार से थक सा गया। दिया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे बताओ ना, जवाब दो। क्या तुमसे मोहब्बत करना छोड़ दोगी? क्या तुम कभी ज़िंदगी से भूल पाओगी मुझे? जब उन सब सवालों का जवाब नहीं है तो ये ज़ुल्म क्यों, ये संगदिली क्यों मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल कर? तुम्हारी आना तो सुर्खरू हो गई, मगर तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हें अपनी मोहब्बत पर ज़रा भी तरस नहीं आया? मेरे चले जाने के बाद जब तुम्हारी आना अपनी जीत का जश्न मना रही थी, तब तुम्हारी मोहब्बत किस तरह तड़प तड़प कर रोई होगी। वो एक एक कदम उठाता उसके पास आ गया। तुमने मुझसे मेरी इज़्ज़त नफ्स, मेरा वक़ार, मेरी आन, सब कुछ छीन लिया। तुमने मुझसे मेरे ज़िंदा रहने की वजह छीन ली। नाकाम हो गया हूँ मैं तुम्हें बुरा समझने में, नाकाम हो गया तुमसे नफ़रत करने में। मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत कभी निकल ही नहीं सकती दिया, मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक नहीं। उमर हसन इसे उस मुकम्मल शिकस्त कबूल कर ली थी। उसे कभी भी नफ़रत नहीं कर सकता था, उसे कभी भी भूल नहीं सकता था। उसे मोहब्बत करना मरते दम तक कभी तर्क ही नहीं कर सकता था। उस रात समंदर की बेरहम मौजों को स्पुर्द अपना मुसवदा करते जो उसने कभी ना लिखने का अहद किया था, वह अहद इस पल भर में वो उस अहद से फिर गया। चंद माह भी नहीं लगे उसे अपने अहद तोड़ने में। मैं अब कभी नहीं लिखूँगा। उस लड़की से ऐसे जिद बांध सकता था? नहीं, हरगिज़ नहीं। इस लड़की से ऐसे जिद मैं बांध ही नहीं सकता। उसकी किताब की तलाशी थी। वो हर बुक स्टोर पर जाकर उसके नाम की किताब ढूंढती होगी। उमर हसन को जिस भी अंदाज से वदिया कमाल ने ठुकराया था, उसकी किताब तो वो पल पल मुंतज़िर होगी। उसका लिखना वदिया कमाल के लिए क्या मायने रखता है वो जानता नहीं था। वो उस रात जुनून में आकर जो कुछ उसने समंदर में खड़े होकर कहा था, वो सब तो मायूसी, नाउमीदी और गम की इंतहाओं पर पहुंचे एक बेबस नाकाम इंसान की दास्तान थी। गैर इरादी जुमले थे। अपनी ज़िद भूलकर, अपनी नाराज़गी छोड़कर वो इसे लिखने बैठ गया।
اپنے غم میں ڈوب کر، خود ترسی میں مبتلا ہو کر وہ کتنی خود غرضی کا مظاہرہ اتنے مہینوں سے کر رہا تھا۔ ودیا کو اس کی کتاب کا انتظار تھا، اس کے لاکھوں چاہنے والوں کو اس کی کتاب کا انتظار تھا، اتنے سارے لوگوں کی اتنی ساری محبتیں، پھر بھی وہ خود کو کنگال کہتا تھا، ناکام لکھتا تھا۔ وہ لکھے گا، وہ لکھنا کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، اتنی محبتوں کا اسے مان رکھنا ہی پڑے گا۔ جنون میں آ کر جو کچھ وہ اپنے مسودے کے ساتھ کر چکا تھا اسے تو اب بدل نہیں سکتا تھا، مگر نئے سرے سے بہت کچھ لکھ سکتا تھا۔ اس کے پاس بے شمار کہانیاں تھیں کہنے کے لیے، کہانیاں سوچنے کی اسے ضرورت ہی نہیں تھی۔ بے شمار کہانیاں اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ پوری کی پوری اس کے ذہن میں واضح تھی۔ پر اس رات اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ لفظوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے کاغذ تھے، اس کے ذہن میں کہانی تھی، مگر اس کہانی کو کہنے کے لیے جو لفظ اسے درکار تھے اسے نہیں مل رہے تھے۔ وہ کہیں گم تھے، وہ انہیں ڈھونڈ رہا تھا، اور ایسے زندگی میں پہلی بار ہو رہا تھا۔ وہ کئی گھنٹوں تک بیٹھا رہا، کئی گھنٹوں تک خالی کاغذوں کو گھورتا رہا۔ وہ کئی گھنٹوں تک لکھنے کی بہت کوشش اور بہت جدوجہد کرتا رہا، پھر بہت کوششوں کے بعد، بڑی مشکلوں کے بعد چند سطریں لکھنے میں کامیاب ہوا۔ مگر جیسے اپنی لکھی 3 سطروں پر اس کی نگاہ گئی، وہ بے یقینی سے ساکت سا بیٹھا رہ گیا۔ یہ میں نے کیا لکھا ہے؟ یہ بے رنگ، بے ربط اور بے روح لفظ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لفظوں میں تو ایک موسیقی، ایک حرارت اور ایک زندگی ہوا کرتی تھی، اور یہ بے روح بدصورت لفظ، یوں لگ رہا تھا جسے لکھنے کی صلاحیت سے مطلق محروم ایک شخص زبردستی کہانی کہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے صفحے کو اس نے پرزے کر کے پھاڑ دیا۔ دوسرا فکر اپنے سامنے لکھے اس نے صفحے پر، دوسرے صفحے پر بھی وہی کوشش، وہی پھاڑنا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں۔ صبح ہوتے ہوتے اس کی میز کے گرد پھٹے توڑے مڑے کاغذوں کا ایک ڈھیر تھا۔ اس کے کالج جانے کا ٹائم ہونے لگا تو پھر وہ میز سے اٹھا، جھک کر ان تمام توڑے مڑے کاغذوں کو سمیٹنے لگا۔ انہیں سمیٹنے اور کوڑے دان میں ڈالتے اس کی آنکھوں میں بے تحاشا تھکن اور درد ابھرا تھا۔ اس پر ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت طاری تھی۔ ایسا اس کے ساتھ زندگی میں کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ وہ لکھنا چاہے اور لکھ نہ پائے۔ اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے کوشش ترک نہیں کی۔ اگلی رات اور پھر پچھلی رات والی مشق دہراتا رہا، وہی ساری رات کا جاگنا، وہی صبح فرش پر جا بجا پھٹے توڑے مڑے گولے بنے کاغذ سمیٹنا۔ اسی ایک معمول کو دہراتے نہ جانے اسے کتنے بے شمار دن ہو گئے۔ صبح ہوتے جب نڈال ہو کر اپنا سر میز پر گراتا تو بے بسی سے چلا اٹھتا، میں کیسے لکھوں؟ تم مجھے بتاؤ میں کیسے لکھوں؟ میں لکھنا چاہتا ہوں، یقین کرو میں لکھنا چاہتا ہوں، مگر لکھ نہیں پا رہا۔ کئی مہینوں کی ناکام کوششوں کے باوجود بھی اس نے اپنی جدوجہد ترک نہیں کی تھی۔ وہ حوصلہ نہیں ہارے گا، وہ کوشش نہیں چھوڑے گا۔ لکھنا ہی تو عمر حسن کا اصل تھا، لکھنے کے علاوہ کوئی اور کام کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اسے لکھنا ہے، عمر حسن کو لکھنا ہے، اس کے لیے وہ ہر کوشش کر دیکھے گا۔ اس نے شہر بدلا، جگہ بدلی، ماحول بدلا، اور ایک بار نہیں بار بار بدلا۔ جگہ بدلے گی، ماحول بدلے گا، لوگ بدلیں گے تو اس سے لکھا جائے گا۔ ماحول کی تبدیلی اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو پھر سے زندہ کر دے گی۔ جب وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہا تو اس نے شہر اور ماحول بدلنے والی سوچ میں کچھ وسعت پیدا کی۔ بدلا جانے والا شہر پرفضا، وہاں ہریالی، سبزہ، پہاڑ، خوبصورتی، اور اس نے پرفضا مقامات اور کھلی آب و ہوا والے علاقے کو چننا شروع کیا۔ فطرت سے قریب ہوں گا تو لکھ لوں گا، مگر پورے 4 سالوں سے وہ کوشش کر رہا تھا۔ اس کے پاس کسی کو بطور ثبوت دکھانے کے لیے کہ میں دیکھو لکھتا ہوں چند صفحے بھی نہیں تھے۔ ہر رات جاگتا تھا وہ، ہر رات صبح اس کے کمرے میں فرش پر کاغذ ہی کاغذ بکھرے ہوئے ہوتے تھے۔ ان کاغذوں میں کوئی ایک لفظ، کوئی ایک فقرہ بھی ایسا نہیں تھا جسے دیکھ کر یہ کہا جا سکے کہ اسے عمر حسن نے لکھا ہے۔ پورے 4 سالوں کی مسلسل کوششوں کے بعد جس روز اس نے ہار مانی، جس روز خود ایک مدت کے بعد اس پہ انکشاف ہوا، اس نے خود کو تسلیم کرا لیا کہ اب وہ کبھی نہیں لکھ پائے گا۔ اس روز وہ باقی بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ تمہارے اندر کے رائٹر کو دریافت کس نے کیا تھا؟ تم نے؟ تمہیں سب سے پہلے یہ بات بتائی کس نے تھی کہ تم لکھ سکتے ہو؟ تم نے؟ میں اب کبھی بھی نہیں لکھ سکوں گا۔ میرے ساتھ کسی نے کیا کیا ہے؟ تم نے اپنی پاس گونجتی آواز سے لڑا، بہت زور سے چلایا۔ تم نے مجھے اپنی زندگی سے کیا نکالا؟ لفظ میری زندگی سے نکل گئے۔ تم میرے لیے لکھو، یہ بات مجھ سے کبھی مت کہنا۔ تمہارے بغیر میں لکھنا بھول گیا ہوں۔
अब लफ्ज़ उमर हुसैन के सामने हाथ बांधे और सर झुकाए नहीं खड़े होते। वो अब उसके करीब भी नहीं फटकते। वो फर्श पर बिखरे कागज़ समेटते हुए ज़ारो कतार रो रहा था। ज़ारो कतार बिलक बिलक कर किसी ऐसे इंसान की तरह जिसे उसकी आखिरी मता भी छिन गई हो। मैं लिखना भूल गया हूँ दिया, मैं लिखना भूल गया हूँ, खो गए सब लफ्ज़ मुझसे। आकर देखो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। नहीं लिख सकता अब मैं, कभी भी नहीं लिख सकूँगा अब मैं। उसने अपना सर ज़ोर ज़ोर से दीवार पर मारा। वो चीख चीख कर रोया। एक एक लफ्ज़, मेरी हर वो मता जिस पर मुझे मान था, मुझसे छिन गई है। तुम मेरे लफ्ज़, न तुम मेरी थी न मेरे लफ्ज़ मेरे थे। मैंने तुम दोनों पर भरोसा किया था, तुम दोनों को अपना माना था। मुझे लगा था तुम दोनों ज़िंदगी भर मेरा साथ निभाओगे, तुम दोनों मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। कलाश हो चुका हूँ उमर हसन, कंगाल हो चुका हूँ। उसके पास गंवाने के लिए वाकई कुछ नहीं बचा था। दुनिया में कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कभी उमर हसन का नाम का राइटर था और कहाँ चला गया। अब क्यों नहीं लिखता। लोगों के पास ये सोचने की इतनी फुर्सत ही नहीं थी। शुरू में लोगों ने उसकी कमी को महसूस किया, फिर ये कमी आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ना पहचाने जाने की में बदल गई। फॉर एवर और उमर हसन का जिक्र कम होते होते बिल्कुल ख़त्म हो गया। बुक शॉप के पिछले शेल्फों में फॉर एवर मुंतकिल होती रही, उस पर गर्द जमती रही। किसी बहुत बड़ी दुकान की कहीं किसी आखिरी कोने में बहुत सी नज़र अंदाज की गई गर्द आलूदा किताबों के बीच गर्द चढ़ी इस किताब का सर वर्क कैसा है, इसका नाम क्या, इसका मुसन्निफ़ कौन है, ये जानने की किसी के पास फुर्सत नहीं थी। फॉर एवर आउट ऑफ प्रिंट हो गई, वो किस्सा पारीना बन गई। उमर हसन लोगों के हुजूम में कहीं खो गया। लोगों ने उसे भुला दिया। लिखने वालों की कमी नहीं थी। इतने बेशुमार लातादाद राइटर हर साल मुख्तलिफ ज़बानों में, सिर्फ अंग्रेज़ी ज़बान में लाखों करोड़ों किताबें शाये होती हैं। फिर लोग इसे क्यों याद रखते, आखिर कब तक याद रखते। उन्होंने इसे भुला दिया। ये थी उमर हसन की हकीकत, ये थी एक राइटर की हकीकत, और ये थी दुनिया की हकीकत। ये जितनी जल्दी आसमान पर चढ़ाती है, सर पे बिठाती है, इतनी जल्दी उठाकर ज़मीन पर पटक भी देती है। उसके अंदर के तख्लीक़कार का कत्ल उससे मोहब्बत करने वालों ने किया था। पहली बार और सबसे गहरा वार उससे बेतहाशा और वालहाना मोहब्बत करने वाली वदिया कमाल ने किया था। इससे पहली बार वदिया कमाल ने कत्ल किया, फिर एक एक करके हर मोहब्बत करने वाले ने इसका कत्ल किया। उमर हसन एक हसास इंसान, जिसकी ख्वाहिशात लामहदूद नहीं थी, जो फ़कत मोहब्बत का मुतलाशी था, जो ज़िंदगी में मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं चाहता था। उसने ज़िंदगी में मोहब्बत के नाम पर धोखा खाया। मैंने अपने सामने बिखरे सफ़ात को दूर हटाया और कलम बंद करके मेज़ पर रख दिया। मेरा ज़हन इस वक्त बहुत बुरी तरह मुंतशिर हो रहा था। मेरे दिल की अजीब सी हालत थी। मैं एक राइटर की कहानी लिख रही थी, एक तख्लीक़कार के अरूज ज़वाल की कहानी, और जहाँ से मेरे इस मरकज़ी किरदार, इस तख्लीक़कार की गुमनामी और ज़वाल शुरू हुआ था, वहीं मैं ठिठक कर काम कर रह गई थी, ठहर गई थी। क्या लफ्ज़ों का रिश्ता इतना कमज़ोर रिश्ता है? एक कारी और एक अदीब के रिश्ते की असल बुनियादी लफ्ज़, ये लफ्ज़ जिनसे बड़ा धोखा कोई नहीं, जिन्हें भुलाए जाने में कुछ भी वक्त नहीं लगता। कल और आएंगे नगमों की कलियाँ, खिलती कलियाँ चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझे याद करे, मसरूफ़ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। सच ही कहा था शायर ने, बिल्कुल सच। फॉर एवर को शाये हुए 20 साल गुजर चुके थे, और 20 बरसों में आज ऐसा कौन है जिसे फॉर एवर याद होगी, जिसे उमर हसन याद होगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। राइटिंग टेबल से फ़ौरन उठ खड़ी हुई थी। ज़ुनैरा अब्बास को तो याद है, वो तो नहीं भूली ना फॉर एवर के उमर हसन को। सामने आईने में नजर आते अपने अक्स से बड़ी संजीदगी से उसे जवाब दिया था। अगर ये फ़र्ज़ कर लें, अगर ये मान लें कि दुनिया का हर फर्द बेशमूल वदिया कमाल के उमर हसन को भुला दिया है, तब भी ज़ुनैरा अब्बास को वो याद है। ज़ुनैरा अब्बास तो उसे हरगिज़ भी नहीं भूली, वो उसके लफ्ज़ों से मोहब्बत करती है। ज़ुनैरा अब्बास उमर हसन की एक कारी है, लेकिन क्या वो भी वैसी कारी है जो लफ्ज़ों का बेहतियाती से इस्तेमाल करने के बाद उन्हें खुद ही भूल जाए। मेरे अंदर से उभरती मायूस सोचों को मेरे अक्स ने मेरा ही हवाला देकर गलत साबित कर दिया। उमर हसन के साथ अपना मुवाज़ना करना, अभी ऐसी मेरी कोई हैसियत ही नहीं थी। ये मेरे सफ़र का आगाज़ था, जबकि वो तो शोहरत, मकबूलियत
और पजीराई सब कुछ पा चुके थे। बड़े मुसन्निफ के मुकाबिल मेरी कोई हैसियत नहीं थी जो मैं उनसे अपना मवाजना करती। शोहरत, मकबूलियत और पजीराई पा लेने के बाद जो कुछ उनके साथ हुआ उससे बहुत मायूस और नाउम्मीद थी। अपने सफ़र के आगाज़ में उनके इबरतनाक अंजाम का सोचकर डर गई थी, मगर मेरे अक्स के ने मुझे मेरे हवाले देकर मेरी मायूसी और नाउम्मीदियों को ख़त्म करके मुझे नई आस और उम्मीद दिलाती थी। मैंने अपने आंसुओं को फ़ौरन खुश्क कर लिया था। एक मरतबा फिर राइटिंग टेबल पर आ गई थी। मेरा नावल इख्तितामी मराहिल पे था। मैं आज इसे ख़त्म करके यहीं से उठना चाहती थी। मैंने हाथ में कलम लिया और लिखना शुरू कर दिया। शहर मोहब्बत से बेदखली के 19 सालों से वो बग़ैर किसी जुर्म, बग़ैर किसी ख़ता की कैद तन्हाई काट रहा है। ज़िंदगी उसके अंदर मर चुकी है, फिर भी वो जी रहा है। कहती थी, मैं तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों का घर नहीं दे पाऊँगी, मगर वो तो उसके बिना घर ही नहीं बना सका। अगर बना भी लेता तो उसमें तन्हा रह पाता। बाज़ लोग ज़िंदगी में बहुत सारी मोहब्बतें करते हैं और बाज़ लोगों के लिए उनकी एक ही मोहब्बत उनकी पूरी हयात होती है। उसकी ज़िंदगी से निकल जाने के बाद वो किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं पाया, इसलिए दुनिया बदल गई, लोग बदल गए। आज एक पुरफ़िज़ा मगर छोटे से शहर में गुमनामी की ज़िंदगी जी रहा था। जिन लोगों के दरमियान वो ज़िंदगी गुजार रहा था वो ये तक नहीं जानते थे कि पहले वो कौन था, क्या था। बहुत आम लिबास पहनता, बसों में सफ़र करता, चमरजान से मोहल्ले का 1-2 कमरे की एनेक्सी में रहता। जो तनख्वाह मिलती उसमें वो एक गाड़ी अफोर्ड कर सकता था। ज़रा कोशिश करके अगर पैसे जमा कर लेता तो अपना घर भी बना सकता था। मगर घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस किसके लिए? उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी तो ऐसे भी पूरी हो रही थी। फिर वो सब कुछ क्यों बनाए जिनका उसके मरने के बाद कोई भी वारिस नहीं होगा? चमरजान में आने वाले कितने माजूर बच्चों का इलाज वो अपने पैसों से करवा देता था। वो जो कुछ कमाता था अपनी सारा ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने के बाद बाकी सारा इन्हीं बच्चों की फलाह बहबूद पर खर्च कर देता। चमनज़ार में उसकी मुलाजमत है, वो यहाँ का निगरान है। लेकिन अगर ज़रा सा गौर करें तो पता चले ये उसकी मुलाजमत नहीं, उसकी इबादत है। खुद यतीम और बेसहारा था और आज इस काबिल कि दूसरों का सहारा बन सके, तो ऐसे क्यों ना करे? और कई ज़िंदगियों के लिए उम्मीद की किरण, वो कई मासूम दिलों की खुशी, वो अपना खो जाने वाला हर रिश्ता इन्हीं में ढूंढता और इन्हें अपनी पनाहों में लिए उनके लिए छपर बना। इन्हें दुनिया की हर मुसीबत से बचाने के लिए कोशा रहता। बज़ाहिर हंसते मुस्कुराते, जिंदा दिली से कहके लगाते उस शख्स की आंखों में अगर पल भर के लिए भी गौर से देखा जाए तो वो खुशी नहीं, सिर्फ दुख नज़र आते थे। जब रात में वो अपनी एनेक्सी में कदम रखता, जब तन्हाई उसकी मुंतज़िर होती, तो उसके लबों पर से वो मसनूई हंसी गायब हो जाती। सोने के लिए कमरे में आता तो बिस्तर पर लेटते ही अपनी साइड टेबल की दराज से रखी एक फ्रेमशुदा तस्वीर निकालता। इस तस्वीर में 6 लोग थे। इन 6 अफराद में से एक फ़र्द वो खुद भी था। वो कभी भी उनमें से एक नहीं था, कभी भी उनके साथ नहीं था, कभी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आने लगते। अब अम्मियाँ मुझे माफ़ कर दें, मैं आपसे क्या वादा नहीं निभा पाया। मेरी वादा खिलाफ़ी के लिए मुझे माफ़ कर दें। मैं आपसे मोहब्बत का हक़ ही नहीं अदा कर सका। उसको कोताही कहे, मुझे माफ़ कर दें। इतना बुरा साबित हुआ हूँ मैं अब्बा मियाँ। सोचता हूँ क़यामत के दिन आपका सामना कैसे करूँगा। अंकल आंटी प्लीज़ आप भी मुझे माफ़ कर दें। मैं एक बेटे का फ़र्ज़ नहीं निभा सका। जब तक मुझे आप लोगों की ज़रूरत थी आपके साथ रहा, मगर जब आपको मेरी ज़रूरत पड़ी तो खुदगर्ज़ी और कमज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करता आप लोगों को छोड़ आया। बुआ जी मुझे माफ़ कर दें, मैं आपकी बेटी का ख्याल नहीं रख पाया। आपको इतना सारा दुख देकर खामोशी से चला आया हूँ। इन सब का मुजरिम था, इन सब की आंखों में नज़र आने वाले आंसुओं का ज़िम्मेदार। फिर आखिर में उसकी निगाहें उस लड़की पर ठहर जाती जिसने आसमानी रंग का खूबसूरत लिबास पहन रखा था, जो दुल्हन का सा रूप लिए सजी संवरी मुस्कुरा रही थी और मुस्कुराते हुए उसके गालों के डिम्पल्स बेहद नुमायाँ हो रहे थे। तुम खुश हो ना? मुझे देखकर कम से कम तुम तो खुश रह लेती। तुम खुश होती तो शायद मैं भी खुश रह पाता, पर अब कैसे खुश रहूँ? जानता हूँ कि तुम खुश नहीं हो। तुम्हारे लिए मेरे दिल में कभी कोई गलत पैगाम तुम्हारे दिल दिया ही नहीं। मुझे तुम्हारे दिल ने मुझसे कहता है दिया खुश नहीं है। न तुम खुश हो, ना मैं खुश हूँ, ना हमसे मोहब्बत करने वाला कोई भी प्यारा खुश है। फिर ये सब क्यों दिया? उससे ये सब कुछ बोलते बोलते अश्क उससे इसके चेहरे से टपक कर
تصویر پر گرتے رہے۔ وہ اسی تصویر کو ساری رات سراہنے لیے بیٹھا رہا۔